हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और आज का टॉपिक रहेगा जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है हमारे यहाँ पे हमारे भारत में 3 पार्ट होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है जो अपेक्स जुडिशरी बॉडी होती है, फिर उसके बाद में स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट आपका। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत में और हाई कोर्ट है लगभग जो है यहाँ पे 25 हाई कोर्ट हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जुडिशरी जो न्यायपालिका है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि जो जुडिशरी है इसमें हायर जुडिशरी जिसको हम उच्चस्थ न्यायपालिका कहते हैं, तो हमारे देश में उच्चस्थ न्यायपालिका वो कौन कौन सी, हाई कोर्ट और जो है आपके सुप्रीम कोर्ट हैं। जबकि सुबॉर्डिनेट जो जुडिशरी जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या है, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आएगा। और जो उच्चस्थ जो न्यायालय आपका न्यायपालिका है वो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, बात करें इन सभी की आर्टिकल्स की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई आपका ये है। आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 148 के जो है बीच में है। ठीक है भाई, तो 124 दूनी जो है 148 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो 124 से 147 के जो है बीच में आपके आर्टिकल क्या है, सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 124 से लेकर 147 तक पूछ लेता है कई बार कि कौन किसके जो है आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट है उसके आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक आपके आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 214 से लेकर 232 तक हमारे संविधान में जो है जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है भाई, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है भाई, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपकी अधीनस्थ न्यायपालिका जो हमारी होती है सुबॉर्डिनेट जो आपकी, तो इसमें जो 233 से लेकर 237 तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्टिकल्स आते हैं। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहने वाला है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जज होते हैं उनकी नियुक्तियाँ कौन करता है और किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो 2 प्रकार के केस आपके आते हैं आप सभी जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाई केस किस किस टाइप के आते हैं, एक तो क्रिमिनल केसेस आते हैं जिसको हम आपराधिक मामले कहते हैं। दूसरा जो केस आता है सिविल केसेस जिसको हम दीवानी मामले कहते हैं। तो अपराधी मामले में जैसे चोरी डकैती हो गई या मर्डर वगैरह कर दिया किसी का, तो ये सारे आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। जबकि जो सिविल जो केसेस दीवानी जो मामले हैं, जो से इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे आपके सिविल केसेस होंगे। जैसे विवाह का कोई मामला है, विवाह जो है विच्छेद का कोई मामला है, जो आपका मतलब जो तलाक हो जाता है। ठीक है, जो डिवोर्स हो जाता है, तो उसके अलावा जो यहाँ पे संपत्ति का मामला, ज़मीन का मामला, राजस्व रेवेन्यू का मामले, सारे जो मामले हैं वो दीवानी मामले जिनको सिविल केसेस हम कहते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस चोरी डकैती मर्डर ये सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर भाई उसमें अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट जब फैसला कोई भी सुनाता है तो इसकी अपील भाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हमने देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का अपेक्स जुडिशरी बॉडी है। तो हमारे देश की अपेक्स जुडिशरी बॉडी कौन सी है भाई, सुप्रीम कोर्ट। जो उच्च जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय हमारे देश का जो है शीर्ष न्यायिक संस्था। तो कई बार आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे देश की शीर्ष न्यायिक संस्था कौन सी है, तो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो अपेक्स जुडिशरी बॉडी कौन सी है भाई, सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है दोनों आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और यहाँ पे जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो ये आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, डिपेंडेंट है। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिपेंडेंट बॉडी है, अधीनस्थ जो संस्था ये है, ठीक है भाई। तो स्वतंत्र संस्था आपकी हाई कोर्ट और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? एक अधीनस्थ संस्था है, डिपेंडेंट बॉडी है। हाई कोर्ट के अंडर में ये काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जुडिशरी है, हमने देखा कि दो तरह के मामले होते हैं जुडिशरी के अंदर। जैसे आप सभी देखते हैं, एक तो न्यायिक मामले होते हैं जिनको हम जुडिशियल मैटर बोलते हैं, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रशासनिक मामले कहते हैं। तो हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट लिया तो सुप्रीम कोर्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होंगे और एक जो है आपके दूसरी ओर क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक मामले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है, प्रशासनिक मामले, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यहाँ पर जो आपके जो क्लर्क होते हैं, ठीक है, और भी टाइपिस्ट होते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कैसे कामकाज करता है, उन सभी मामलों को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ये सारे आपके होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन जजेस ने अपना जो जजमेंट दिया उनको हम न्यायिक मामले कहते हैं। तो जो जजेस के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है भाई, उसको हम क्या कहते हैं भाई? न्यायिक मामले। बाकी जो ये आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, क्लर्क वगैरह या फिर टाइपिस्ट, ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है आपके प्रशासनिक मामले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हाई कोर्ट जुडिशियल मैटर में सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल मैटर में आपका सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को कौन चेंज कर सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे बात करें कि हाई कोर्ट के जो अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। इसी वजह से हाई कोर्ट को भी इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम समझे कि हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, दोनों इंडिपेंडेंट जो है बॉडी कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में अगर कोई भी भाई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, जैसे क्लर्क की या फिर टाइपिस्ट की या फिर और अदर जो है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है भर्ती नहीं करता। यहाँ पे हाई कोर्ट मतलब खुद करता है। उस राज्य का जो है, जिस राज्य का हाई कोर्ट होता है, उस राज्य का रिक्रूटमेंट वहाँ पे वो खुद करता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं करता है। तो एक प्रकार से जो प्रशासनिक मामलों में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होते हैं भाई? मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे दूसरा हमने देखा कि जो हाई कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रशासनिक मामले हैं और न्यायिक मामले, दोनों पर हाई कोर्ट का इंटरफेयर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या है? हाई कोर्ट के अंडर काम करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हो जाता है? एक डिपेंडेंट बॉडी होता है, ठीक है। तो जितने भी प्रशासनिक मामले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हो या फिर न्यायिक मामले या फिर जुडिशरी जो आपके मैटर हो, ठीक है, तो इन जो दोनों पर हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर करता है, हाई कोर्ट का इंटरफेयर रहता है। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है किसके अंडर काम करता है? हाई कोर्ट के अंडर काम करता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है कि डिपेंडेंट जो बॉडी है, ठीक है, दूसरे के ऊपर यहाँ पे निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देश में जो जुडिशरी है वो एकात्मक जो है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूछ लेता है कि भाई हमारे देश में जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो आपका एकात्मक है या संघात्मक है? तो ये आएगा यूनिटरी जो बॉडी है, एकात्मक है, ठीक है। तो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, उसका ढांचा संघात्मक है, ठीक है। तो सेंटर की कार्यपालिका जैसे आप देखते हैं कि अलग होती है, स्टेट की कार्यपालिका अलग होती है। सेंटर की कार्यपालिका जो है स्टेट में इंटरफेयर नहीं करती और जो सेंटर की विधायिका है वो स्टेट की विधायिका में इंटरफेयर नहीं करती हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो ढांचा है वो हमारे देश का कैसा है भाई? संघात्मक है, ठीक है। जो और लेकिन जुडिशरी जो वो देखते हैं तो वो आपका यूनिटरी सिस्टम है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, हमारे देश का जो कार्यपालिका और जो आपका विधायिका है उसका ढांचा कैसा है भाई? संघात्मक है। और जो हमने यहाँ पे देखा कि जो न्यायपालिका है हमारी, उसका जो ढांचा है वो एक प्रकार से क्या है? एकात्मक है, यूनिटरी जो यहाँ पे सिस्टम है।
तो जितने भी दीवानी मामले होते हैं, सिविल केसेस, ये डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल जो केसेस हैं, आपके आपराधिक मामले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद मतलब फिर ये हाई कोर्ट में जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जो है आपराधिक मामले नहीं जाते हैं, लेकिन जो सिविल जो केसेस हैं वो डायरेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रिमिनल केसेस है वो डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे, ठीक है, हाई कोर्ट में वो नहीं जाते हैं, बाद में जो है वो जाते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन कौन से जो ऐसे मामले हैं या केसेस हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो आपका कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन हो जाए, कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए भाई ये मामले हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आपका मामला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आपके मौलिक अधिकार है उनका शोषण हो रहा है, तो ये उससे रिलेटेड भी मामले आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दूसरा यहाँ पे अगला है PIL, जिसको हम जनहित याचिकावाद। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिकावाद, जनहित याचिकावाद। तो इस ये आपके कुछ मामले थे जो भाई डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ कोलेजियम, जो आपका एक कोलेजियम होता है उसकी सलाह पर जो भाई जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन किसकी एडवाइस पर करता है, एक कोलेजियम बनाया जाता है, उस कोलेजियम की सलाह पर प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो हमने देखा कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस, इस प्रकार से 4 जजेस केस आपके आए। तो इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस आए आपकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पहला जजेस केस है उसमें क्या था भाई, क्या हुआ था। तो जो पहला जजेस केस है ये आपका 1984 में आया और इसे SP गुप्ता केस कहते हैं भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, इसमें कहा गया भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी जो नियुक्ति कौन करेगा, इनकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन किसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके जो है सलाह पर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह यहाँ पे बाध्यकारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है पहला जजेस केस आया आपका 1984 में, SP गुप्ता केस इसको कहते हैं कि भाई जो जजेस की नियुक्ति है प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके आधार, लेकिन जो ये जो सलाह है, एडवाइस है, वो क्या नहीं होगी भाई, आपकी बाध्यकारी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कार्यपालिका अपने अकॉर्डिंग जजेस को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, तो इस जो पहले केस के अकॉर्डिंग तो फिर ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो अपने अकॉर्डिंग जजेस को अपॉइंट कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग है वो जजेस की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सेकंड जज केस आया 1993 का केस, जो कोलेजियम सिस्टम है वो इसी के द्वारा जो है लाया गया था और इसमें बोला गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कोलेजियम की सलाह पर जो है वो करेगा। और यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम जो है सबसे पहले भाई लाया गया, कोलेजियम सिस्टम सेकंड जजेस केस है 1993 में जो आया। तो यहाँ पे जो कोलेजियम सिस्टम जो है इसी के द्वारा जो है ये लाया गया था। कोलेजियम सिस्टम क्या है भाई, इसमें जैसे एक कौन कौन होगा कोलेजियम सिस्टम में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के जो है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और इसमें जो इनकी जो सलाह है वो क्या होगी, बाध्यकारी आपकी होगी, ठीक है। तो इस कॉलेजियम की जो है सलाह है वो बाध्यकारी होगी जब भी प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, जजेस की नियुक्ति करेगा, तो ये कॉलेजियम जो बनाएगा इसकी सलाह बाध्यकारी इसमें कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी, या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वही जो आपका बनेगा। तो इस प्रकार से जो है प्राथमिकता जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मतलब दी गई कि भाई जो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वही आपका जो है जजेस बनेगा। नेक्स्ट फिर अगला जो 1998 में थर्ड जजेस केस आया। यहाँ पे कॉलेजियम जो है सिस्टम आपका जो आया था, ठीक है, उसमें चेंजमेंट किया गया और इस चेंजमेंट में क्या हुआ भाई, इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा, ठीक है। पहले 2 सीनियर जो है जज थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे 4 सीनियर जज कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। पहले वाले में आपके क्या थे भाई, 2 सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो होगा ही, 4 जजेस आपके होंगे, सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये कॉलेजियम बनाएगा और इनकी एडवाइस के आधार पर जो है ये सलाह क्या होगी, बाध्यकारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सलाह है इन सभी की वो क्या होगी, बाध्यकारी होगी। तो यहाँ पे जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और ये जो सलाह होगी वो मेजॉरिटी के आधार पर होगी, ठीक है। तो और आज की डेट में जो है आपकी यही आपकी मानी जाती है, इसी के आधार पर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करता है भाई, एक कॉलेजियम जो बनाया जाता है उसके आधार पर। इसमें जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनकी नियुक्ति जो है कैसे होगी फिर, तो ये भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, लेकिन इसमें भी एडवाइस ऑफ कॉलेजियम की सलाह पर ही जो प्रेसिडेंट हैं इनकी नियुक्ति कर पाएगा, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी। और इस कॉलेजियम में कौन होगा, एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट के जो चीफ जज की भी जो है सलाह ली जाती है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जज की सलाह ली जाती है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट के जो जजेस है उसकी नियुक्ति की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। कॉलेजियम जो है आपका यहाँ पे बनाया गया है उसकी एडवाइस पर, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के जो कॉलेजियम यहाँ पे बनाया गया तो इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, दूसरा यहाँ पे 2 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ट्रांसफ़र की बात करें, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके ट्रांसफ़र की बात करें तो कौन करेगा भाई, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, ये कॉलेजियम जो है उसकी एडवाइस पे किया जाएगा। और ये ट्रांसफ़र ऑफ जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 222 में है भाई। और इस कॉलेजियम में कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, यहाँ पे 2 चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट भी होंगे, ठीक है। तो 2 हाई कोर्ट के मतलब जजेस यहाँ पे कौन है, एक तो भाई मतलब जहाँ से उसका जो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और दूसरे स्टेट में, तो उन दोनों जो है स्टेट के क्या होंगे, चीफ जज आपके होंगे, उन दोनों जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जज। तो यहाँ पे 2 जो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट का मतलब है जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जज, एंड यहाँ जहाँ पर जो है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जज। तो इस प्रकार से जब भी यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ट्रांसफ़र जो होगा जजेस का वो प्रेसिडेंट करता है कॉलेजियम के एडवाइस पर, और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 4 सीनियर जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, 2 चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। 2 हाई कोर्ट के जो है जजेस होंगे, 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठतम जो है आपके जज होंगे, एक जो है चीफ जज ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर 2014 में आपका 4th जजेस केस आया, और इसमें जो है 2014 में आया, और 2014 में आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आई, उसी के दौरान जो है बीजेपी की सरकार इसी को लाई, और उसने कॉलेजियम जो सिस्टम पहले ऊपर हम ये पढ़ रहे थे अभी उस कॉलेजियम सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया, और इसके स्थान पर एक नई चीज़ लाई गई जिसका कहा जाता है कि NGAC, ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ पे लाएगा कि भाई नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, यही मतलब इसी की सलाह पर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। तो यहाँ पे NGAC जो है लाया गया और इसकी सलाह पर जजेस की जो है अपॉइंटमेंट नियुक्ति होगी।
तो NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये बनाया गया और 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2014 हुआ उसी के तहत इसको बनाया गया। ठीक है भाई, तो 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में, उसी के थ्रू जो है ये आपका NJAC जो आपका ये बनाया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। तो यहाँ पे जो आपका इसमें क्या हुआ कि इसमें जो कमेटी में भाई एक आपका चीफ जज ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना NJAC, इसमें जो कमीशन है इसमें 3 जुडिशरी के व्यक्ति होंगे और 3 एग्जीक्यूटिव के होंगे। ठीक है, तो इसमें 3 जुडिशरी के भाई कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें 2 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जबकि 3 एग्जीक्यूटिव 3 कार्यपालिका के जो सदस्य है वो कौन होंगे भाई, एक लॉ मिनिस्टर होगा। ठीक है, एक जो कानून मंत्री है वो होगा जो सरकार का ही आदमी होता है, और 2 जो है अदर व्यक्ति होंगे जिनको सरकार चुनेगी। तो 2 अन्य व्यक्ति होंगे जो सरकार जो चुनती है। तो इस प्रकार से 3 जुडिशरी के और 3 जो है इसमें एग्जीक्यूटिव के जो है ये व्यक्ति होंगे। और इस कमेटी में NJAC जो आपका नेशनल जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाएगा इस कमीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई फिर क्या हुआ कि इनकी सलाह पर जजेस की नियुक्ति की जाएगी, चाहे हाई कोर्ट के जज की हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की। ठीक है, तो इन्हीं की सलाह के आधार पर जो आपका ये NJAC बनाया गया, इन्हीं के सलाह के आधार पर मतलब जो आपका प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो 4 जजेस केस है इसमें जो इसको कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने इसे जो है इस NJAC सिस्टम को कैंसिल बाद में कर दिया। ठीक है, तो कैंसिल क्यों किया गया भाई इसको, इसमें कहा गया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो कोलेजियम सिस्टम के आधार पर ही होगा। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है NJAC एक प्रकार से असंविधान इसको माना गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको माना गया, क्योंकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता ये संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है भाई, एक मतलब अपनी इंडिपेंडेंट है और ये संविधान का मूल ढांचा दिया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो और संविधान का मूल ढांचा है। और NJAC कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। ठीक है, या कम कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है इसको ख़त्म किया गया, क्योंकि इसमें कार्यपालिका का जो है रोल है उसको बढ़ा दिया गया। क्योंकि इसमें आपने देखा कि 3 एग्जीक्यूटिव पर्सन, इसमें से 1 कानून मंत्री और 2 यहाँ पे अन्य जो व्यक्ति जो जिसको सरकार अपॉइंटमेंट करेगी। तो एक प्रकार से इसमें सरकार का जो है मतलब ज़्यादा मतलब रोल बढ़ गया। तो एक प्रकार से यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बाद में मतलब कहा गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया NJAC। तो आज के टाइम में देखें तो आज जो है जजेस का जो अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम जो है द्वारा ही होता है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम आपका जो पहले का था उसी के द्वारा ही जजेस का जो अपॉइंटमेंट होती है, जजेस की नियुक्ति होती है। लेकिन जो कॉलेजियम जो ये सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है कि इस कॉलेजियम की वजह से आज भी न्यायपालिका में भाई भतीजावाज नेपोटिज्म जो आपका ये बना हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई कुछ घराने हैं 10 से 15 उन्हीं से ही जो है जजेस आपके बनते हैं। ठीक है, अगर किसी का पिताजी बन रहा है तो दादाजी मतलब पोता सारे मतलब ऐसे ही कुछ घराने हैं उन्हीं से ही जो है ये आपके जजेस बनते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य जो आपके न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश है। इसकी बात अगर हम करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, भारत का मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों की सलाह पर ये करता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की सलाह पर करता है, हमारा संविधान कहता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट यहाँ पे जो सीनियर जो मोस्ट है वरिष्ठता जो है के आधार पर की जाती है। मीन्स वो एज में वरिष्ठ होना चाहिए, वो योग्यता में भी जो है वरिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, आज के मतलब इस प्रकार से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन हमारा संविधान जो है क्या कहता है कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की सलाह पे करेगा।
बट ऐसा नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसकी जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बट कैसे की जाती है भाई, सीनियर मोस्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भी वरिष्ठतम जज होगा, ठीक है, एज में भी और क्वालिफिकेशन योग्यता में भी, उसको ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बनाया जाता है भारत का, ठीक है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। तो वरिष्ठता के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। आज की डेट में यही रूल काम करता है, शुरुआती दौर से भी यही रूल आपका काम करता आ रहा था। बट यहाँ पे 2 बार वरिष्ठता के आधार को तोड़ दिया गया, ठीक है भाई। जो आपका ये वरिष्ठता के आधार पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन 2 बार इसका उल्लंघन हुआ, ठीक है। जो आधार माना गया था वरिष्ठता वाला, इसका 2 बार उल्लंघन हुआ। कब कब हुआ, यहाँ पे जो आपका केशवानंद केस आप जानते हैं सभी, 1973 में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस है। और इसमें जो है उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन थे भाई, सिकरी थे, ठीक है। तो यहाँ पे केशवानंद केस है, इससे इंदिरा गांधी खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें ये बात बोली गई थी कि भाई हमारे संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे को लेकर ही इंदिरा गांधी जो है न्यायपालिका से जो है यहाँ पे नाराज़ हो जाती है। तो उस टाइम 1973 में सीकर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो रहे थे, तो जो सीनियर मोस्ट है, जो भी जज जो सीनियर मोस्ट था उसको जो है बनाया जाना था भाई। तो यहाँ पे जो है सीकर के बाद में जो है सीनियर मोस्ट बनना था। बट होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो है 4 जो है आपके सीनियर मोस्ट थे, सबसे पहले वाला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है उसको भाई मतलब बनाना तो आपका जो पहले वाले को चाहिए था, लेकिन 4th वाला जो सीनियर मोस्ट है उसको बना दिया गया। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने पहले नंबर के सीनियर मोस्ट को ना बनाकर 4th नंबर के सीनियर मोस्ट को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। और इसका नाम क्या था भाई, एन रे, ठीक है। तो एन रे जो है कौन बनते हैं, एन रे बनते हैं सीकर के बाद में जो है 1973 में यहाँ पे एन रे इंदिरा गांधी की सरकार में आपके ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। क्योंकि पहले जजेस की सलाह बाध्यकारी नहीं होती थी, तो एन रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है बाध्यकारी नहीं थी सलाह जो जजेस की। तो वरिष्ठता के सिद्धांत को एक बार फिर से जो है 1977 में जो है उल्लंघन किया गया। तो यहाँ पे भाई सीनियर मोस्ट जो है पहले बनने थे, बट बना दिए जो है 2nd नंबर के। और इसमें हमीदुल्ला बेग, इसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे बनाया गया। लेकिन जब बाद में 1993 में 2nd जजेस केस आपका 1993 में आया, तो कॉलेजियम प्रणाली को इस केस में ला दिया गया। और साथ में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा और सीनियरिटी के आधार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो है इसमें कहा गया भाई सीनियरिटी के आधार पर ही बनेगा और इसका उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। 1993 में 2nd जजेस केस आपका आया, इसमें कहा गया कि भाई कॉलेजियम जो प्रणाली को इस केस में जो है लाया गया। और साथ में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सीनियरिटी के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहाँ पे हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करता है भाई, डिस्ट्रिक्ट में आपके राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल किसकी सलाह से करता है, हाई कोर्ट की सलाह से ही करता है। तो आपने देखा कि जो गोवा है उसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो गोवा है वो मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आपका आता है। तो यहाँ पे जो मुंबई हाई कोर्ट है उसमें मुंबई आपका एरिया आता है, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप ये हमारी यूनियन टेरिटोरी है। तो इन सभी का जो हाई कोर्ट भाई कौन सा है भाई, मुंबई है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश 1 होता है। और टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो कितने होते हैं भाई, 33, मतलब टोटल 34 होते हैं। 33 इसमें आपके जजेस होते हैं और 1 जो है चीफ जज ऑफ इंडिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर आपके टोटल जो है 34 जजेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट कहते थे, संघ या न्यायालय कहते थे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है उसको पहले क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट कहा जाता था अंग्रेज़ों के टाइम में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है, 1937 में अगले ही 2 साल में फेडरल कोर्ट है उसकी जो है स्थापना की जाती है। फेडरल कोर्ट हमारा जो संघ या न्यायालय की स्थापना की जाती है और फेडरल कोर्ट पूरे भारत के लिए आपका ये उस टाइम बना था।
तो यहाँ पे क्या देखा कि जो फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका बना भाई 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के तहत भाई इसको 1974 में जो है कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के माध्यम से 1974 में पहला जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में बनाया जाता है। और जो ये कलकत्ता में बनाया गया तो कुछ ही क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। तो कौन कौन से अधिकार क्षेत्र थे इसमें? बंगाल, मद्रास, उड़ीसा जो है ये प्रेसिडेंसी होती थी। ठीक है, तो इनके लिए ही फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट आपका ये बनाया गया था। पूरे देश जो है कि अधिकार क्षेत्र के लिए जो है इसको नहीं बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें संघीय जो न्यायपालिका है हमारी, जो फेडरल कोर्ट पूरे भारत के लिए जो है बना था आपका। ठीक है, तो संघीय जो न्यायालय है आपका फेडरल कोर्ट पूरे भारत के लिए बना था और इसका नाम बदलकर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ये बना 1950 में। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के टाइम में फेडरल कोर्ट हमारा संघीय न्यायपालिका था। सुप्रीम कोर्ट बाद में इसका नाम चेंज हुआ 1950 में, इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज प्रेजेंट में एक हमारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत का जो है उच्चतम न्यायालय है उसमें एक जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इसमें जो है 7 जजेस ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट, हालांकि प्रेजेंट में नहीं है ये। उस टाइम जब ये सुप्रीम कोर्ट बना 1950 में पहला, जब इसको फेडरल कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा, तब उसमें एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जज क्या थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, 7 अन्य जज, कुल मिलाकर 1950 में टोटल जजों की संख्या कितनी थी भाई? 8 थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक थे। लेकिन आज प्रेजेंट की स्थिति देखें तो प्रेजेंट में हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और 33 जो अदर जजेस हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो है 34 जो जज हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो टोटल जजों की जो संख्या कितनी है भाई? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 है और 34 में से एक कौन है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके जो जज हैं इनकी ओथ जो है किस प्रकार से जो है इसको दिलाई जाती है? तो जब बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की, तो इनकी जो इनको जो ओथ है, शपथ कौन दिलाता है? तो सब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, जबकि जो बाकी अदर जो जजेस हैं, 33 जज हैं, इनको भाई कौन जो दिलाते हैं भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है के द्वारा यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, तो हाई कोर्ट में एक चीफ जज होता है और बाकी अदर जजेस होते हैं। तो हाई कोर्ट में जो बात करें तो ये स्टेट में होते हैं। तो स्टेट में जो है चीफ जज जो आपका होता है, हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है हाई कोर्ट का, तो उसको जो है शपथ दिलाता है गवर्नर। बाकी जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, तो ये बाय चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है वो अदर जजेस को शपथ दिलाता है। लेकिन यहाँ पे कार्यकाल की बात करें, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका कार्यकाल कितना होगा भाई? यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। हाई कोर्ट है उसके जो जज हैं उनका कार्यकाल भी क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें कि जो जजेस हैं उनका टेन्योर हमने देख लिया। मिनिमम एज क्या होगी? यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मिनिमम एज जो जज बनने की वो भी फिक्स नहीं है, और हाई कोर्ट का जो जज है बनने की मिनिमम एज यहाँ पे फिक्स नहीं दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैक्सिमम एज है यहाँ पे दी गई है। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी मैक्सिमम एज कितनी है? 65 है, और हाई कोर्ट का जो जज है उसकी मैक्सिमम एज कितनी है? 62 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आपका आता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज की मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर है। हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज कितनी है? 62 ईयर है। रिजाइन की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। हाई कोर्ट के जज भी अपना रिजाइन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन से भाग में है भाई? सुप्रीम कोर्ट भाग नंबर 5 में पड़ता है, जबकि जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके ये आते हैं ये भाग नंबर 6 में पड़ते हैं। आर्टिकल जो है इनका पूछ लेता है कई बार, सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल कौन सा है भाई? आर्टिकल 124 से 47 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट के आर्टिकल हैं, और आर्टिकल 233 से लेकर 37 तक जो है आपके 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्टिकल हैं। ठीक है, तो हमारे देश में टोटल जो है कितने हाई कोर्ट हैं भाई? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय हमारे देश में कितने हैं? 25।
ठीक है। बाकी सभी इन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं 124 से और फिर यहाँ पे 147 तक चलेंगे, फिर हाई कोर्ट के 214 से 232 तक चलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 233 से 237 तक चलेंगे। तो सारे आर्टिकल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे 124 से स्टार्ट हो जाता है। तो आर्टिकल 124 का जो है क्लोज 1 है, उसमें क्या कहा गया है कि भाई देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई भारत का एक उच्चतम न्यायालय आपका होगा। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? आर्टिकल नंबर 124 का क्लोज 1, और इसमें कहा गया कि भाई एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य जज इसमें होंगे। ऐसा आर्टिकल 124 में लिखा था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे संसद जो है फिर इसमें ये भी लिखा गया था कि भाई संसद है वो टाइम टू टाइम साधारण बहुमत के आधार पर इन जजों की संख्या जो है 7 से जो है आगे और भी बढ़ा सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं प्रेजेंट की स्थिति में 33 इसमें जज आपके प्रेजेंट हो चुके हैं, पहले यहाँ पे 7 थे, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में 7 यहाँ पे जज मेंशन थे, यहाँ पे आज प्रेजेंट में जो है 33 हो चुके हैं, ठीक है। और टोटल जो है 34 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। दूसरा यहाँ पे अगला आर्टिकल का बात करें, आर्टिकल नंबर 124 का क्लोज 2, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो NJAC जो हमने पढ़ा था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो कमीशन था, उसकी बात की गई और अब जो है इसे समाप्त कर दिया गया है हालांकि। और यहाँ पर ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होगी? 65 ईयर्स होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की मैक्सिमम एज कितनी होगी भाई? 65। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 124 का जो है क्लोज 2A है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रिजाइन है वो राष्ट्रपति को देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रिजाइन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 का क्लोज 2 में दिया गया है, ठीक है, क्लोज 2A में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 124 का क्लोज 2B में क्या दिया गया है? इसमें रिमूवल की बात की गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रिमूवल है वो आपका आर्टिकल नंबर 124 का जो है ये क्लोज जो 4 की रीति के तहत इनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 4 है, उसकी रीति के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 2B में जो है मेंशन है भाई। 124 का जो है क्लोज नंबर 3 है, उसमें क्या दिया गया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजों हैं उनकी योग्यता की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों की योग्यता की बात की गई है कि भाई योग्यता क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आपको ध्यान में रखना है 124 का क्लोज 3। और योग्यता क्या क्या होगी भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? भाई एक तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में वो कम से कम जो है हाई कोर्ट में 5 वर्ष के रूप में काम कर चुका हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट है उसमें 5 वर्ष से जो है 5 वर्ष जज के रूप में वो काम कर चुका हो, एक या तो एक हाई कोर्ट में या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जो है वो काम कर चुका हो जज के रूप में, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि भाई या फिर जो है हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट के रूप में अगर वो काम कर चुका है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में 10 वर्ष जो है एडवोकेट जिसको अधिवक्ता बोलते हैं उसके रूप में काम कर चुका है तो वो भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। ये योग्यता दी गई है। या फिर इसमें विधि का ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नज़र में, ठीक है, कोई विधि का ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नज़र में, वो भी आपका ये बन सकता है। तो ये सारी जो है क्या थी भाई क्वालिफिकेशंस, योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। और ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 3 में दी गई है। नेक्स्ट हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता है वो कौन से आर्टिकल में है? हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता आपका आर्टिकल 217 का क्लोज नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 217 का क्लोज नंबर 2 में जो है हाई कोर्ट के जजों की योग्यता दी गई है। तो हाई कोर्ट के जज जो है बनने के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस या योग्यता होनी चाहिए? एक तो भारत का जो है वो नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यायिक पद के रूप में उसका लगभग 10 वर्ष अनुभव होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद के रूप में वो काम कर चुका हो, ठीक है, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका वो कर चुका हो। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए भाई?
न्यायिक पद के रूप में उसका लगभग 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य, मतलब कोई भी स्टेट हो, ठीक है, उसमें न्यायिक पद के रूप में वो काम कर चुका हो। मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे उसमें जो है 10 साल तक वो काम कर चुका हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट में उसको 10 वर्ष या 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में वो अनुभव हो। तो यहाँ पे अगर वो उसको हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अधिवक्ता है, 10 वर्ष के लिए वो एडवोकेट है, तो वो भी आपका हाई कोर्ट का जो बन सकता है जज, ठीक है। अगर मैं जो अधिवक्ता प्राइवेट है तो भी यहाँ पे आपका वो बन सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 124 का क्लोज नंबर 4 में क्या दिया गया है, जजों के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस प्रकार से हटाया जाएगा वो आपका मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हटाने का जो आधार है वो आपका साबित कदाचार होना चाहिए, ठीक है। हटाने का आधार क्या होना चाहिए, साबित कदाचार, जिसको हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए। भाई मिसबिहेवियर क्या होगा, एक तो भाई अक्षमता जो है होगा, ठीक है, इनकैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति संसद की सलाह पर भी जो है यहाँ पे हटाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति हटाते हैं संसद की सलाह पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जब हटाने की बात आती है तो सलाह ली जाती है संसद की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति हटाता है, बट सलाह किससे लेता है, वो संसद की सलाह पर हटाएगा। यह विशेष बहुमत से बिल आपका पास होगा। और जब भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा तो बिल आपका पास होना चाहिए भाई विशेष बहुमत से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, विशेष बहुमत से बिल पास होना चाहिए। विशेष बहुमत आप सभी जानते हैं, विशेष बहुमत क्या होता है भाई, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर या प्लस में मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, ये आपका विशेष बहुमत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 124 का क्लोज नंबर 5 है, उसमें संसद हटाने की प्रक्रिया तय करेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संसद है वो किस प्रकार से प्रक्रिया बनाएगी वो तय करती है भाई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी वो संसद जो है तय करती है। ऐसा आर्टिकल नंबर 124 का क्लोज नंबर 5 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार क्या क्या होता है भाई, एक साबित कदाचार होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। दूसरा यहाँ पे अक्षमता हो गया भाई, वो इनकैपेसिटी हो तब भी वो हट सकता है। तो इनको परिभाषित हालांकि नहीं किया गया है, ठीक है। बस ये जो है आपके शब्द दिए गए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने का जो बेस क्या होगा, तो बेस यहाँ पे एक तो साबित कदाचार होगा, दूसरा अक्षमता होगा, मीन्स इनकैपेसिटी। नेक्स्ट अगला जो आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 5, इसमें संसद हटाने की प्रक्रिया तय करेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संसद है हटाने की प्रक्रिया तय करेगी। और संसद ने जो जैसे भाई कानून बनाया इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और इसमें जो न्यायाधीश जांच अधिनियम आपका जो जजेस इंक्वायरी एक्ट आपका 1968 में आया, ठीक है। तो ये जो है संसद ने भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया बनाई थी। कौन सी प्रक्रिया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। तो यह ऐसा आर्टिकल 124 का क्लोज 5 में दे रखा है। हालांकि अभी तक किसी जज के खिलाफ पूरी हटाने की प्रक्रिया कभी भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जजों को हटाने के लिए कई जजों के खिलाफ ये प्रक्रिया लाई गई है। सबसे पहले 1992-93 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ ये जो प्रक्रिया आपकी लाई गई थी, ठीक है। हालांकि पूरी प्रक्रिया होने से पहले इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, पूरी प्रक्रिया भाई आपकी यहाँ पे नहीं हुई थी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आया, इसके जो है तहत संसद भाई इनको हटाएगी। तो यहाँ पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं सौमित्र सेन, उनके खिलाफ भी आपका ये लाया गया था, ठीक है, इनको हटाने के लिए। मणिपुर हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ भी लाया गया। और यहाँ या तो प्रक्रिया यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई और या फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया भाई प्रक्रिया पूरी होने से पहले। अभी तक किसी भी जज को पूरी प्रक्रिया के तहत किसी को भी नहीं हटाया गया है, लेकिन बिल कईयों के खिलाफ यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे जो कईयों के खिलाफ बिल लाया गया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के तहत किसी भी जो है जज को अब तक नहीं हटाया गया है। और यहाँ पे संसद जो है हटाने की यहाँ पे बनाएगी, यहाँ पे न्यायाधीश जांच अधिनियम जो बनाया 1968 में, ठीक है, संसद ने भाई जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 5 में दिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 आया, तो इसके अनुसार जजों को कैसे हटाया जाता है,
तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, इसमें बिल जो है भाई, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाओगे तो इसमें बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, ठीक है। तो इस हटाने का जो बिल आप किसी भी हाउस में रख सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा। तो यहाँ पे जैसे लोकसभा में आपने रखा, अगर लोकसभा में सबसे पहले रखा जाता है तो यहाँ पे 100 MP का साइन आपके होना चाहिए। 100 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन यहाँ पे होने चाहिए जज को हटाने के लिए। दूसरा यहाँ पे राज्यसभा में अगर जो है राज्यसभा में सबसे पहले रखा जाता है तो राज्यसभा में 50 MP के साइन आपके होने चाहिए। तो लोकसभा में 100 MP के साइन जो है होने चाहिए, राज्यसभा में 50 MP के साइन यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे संविधान में जजों को हटाने की पूरी प्रक्रिया नहीं दी गई है। साबित कदाचार जो है ये एक कहा गया है और एक इनकैपेसिटी के आधार पर हटा सकते हैं किसी भी जज के खिलाफ जो है। जैसे साबित कदाचार क्या होता है कि भाई कि कोई भी जज है उसके खिलाफ रेप का केस या कोई वायलेंस का केस, कोई भ्रष्टाचार का केस वगैरह ये लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो, तो यहाँ पे हमने देखा जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में आया। यह एक्ट हमारे संविधान में हालांकि नहीं दिया गया है, तो इसमें रिमूवल ऑफ जज है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दिया गया है। और इसके तहत भाई बिल है उसको किसी भी हाउस में सबसे पहले रख सकते हैं, ठीक है। बिल हमने देखा कि अगर बिल सबसे पहले लोकसभा में रखा गया तो वहाँ से लोकसभा में 100 MP के सिग्नेचर होने चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष बिल को रखने से मना भी यहाँ पे कर सकता है। भाई इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है बिल को रखने से मना कर सकता है। अगर इसको राज्यसभा जो है में सबसे पहले रखा जाता है तो 50 MP के साइन होने चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष बिल को जो है रखने से यहाँ पे राज्यसभा में मना यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मना भी कर सकता है भाई इसको, इस बिल को रखने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन। तो लोकसभा में अगर सबसे पहले बिल आया तो यहाँ पर बिल विशेष बहुमत से आपका पास होना चाहिए। तो मेजोरिटी आपको ध्यान में रखनी है भाई, विशेष बहुमत से बिल पास होना चाहिए। अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो बिल पास होने के लिए होने के बाद एक जो आपकी इंक्वायरी कमेटी आपकी बनती है वो जांच करती है कि भाई वाकई में जो है साबित कदाचार या अक्षमता का मामला है या नहीं। क्योंकि मतलब क्या बेस होना चाहिए भाई, या तो साबित कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर जो है जजों को हटाया जाता है, ठीक है। और ये इंक्वायरी कमेटी बनती है, यही जो है जांच करती है इस चीज़ की। तो राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत से आपका पास होना चाहिए। तो जब ये बिल दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जैसे इस पर सिग्नेचर कर देगा तो भाई आपका हट जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है उसको हटाया जा सकता है उसी दिन से। तो हमने देखा कि जो जज इंक्वायरी एक्ट हमारे संविधान में नहीं है पहली बात तो, और इसी एक्ट को महाभियोग प्रक्रिया कह देते हैं भाई। आपका जो जज इंक्वायरी एक्ट है हालांकि हमारे संविधान में नहीं है, तो महाभियोग जो प्रक्रिया है इसी को ही कहते हैं। तो हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल जो है राष्ट्रपति के लिए आपका हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, महाभियोग प्रक्रिया हम इसी को ही कह देते हैं। बट जो हमारे संविधान में महाभियोग जो शब्द है केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 6, इसमें ओथ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसको ओथ बाय प्रेसिडेंट दिलाता है। अदर जज है जो सुप्रीम कोर्ट का, उनको ओथ दिलाते कौन है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। ऐसा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 6 में। 124 का क्लोज नंबर 7 में फिर क्या है, इसमें भाई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स एडवोकेट के रूप में काम नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो। नेक्स्ट आर्टिकल 125 आ जाता है, इसमें सैलरी की बात की गई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अदर जज हैं इनकी सैलरी की बात की गई है। तो सैलरी इनकी भारत की संचित निधि से मिलती है, ठीक है। इनकी जो सैलरी, पेंशन, भत्ते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम तरह के जो खर्चे हैं भारत की संचित निधि से इनको मिलता है। तो आपने देखा है आर्टिकल 125 में सैलरी की बात की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसकी सैलरी 2,80,000 भारत की संचित निधि से ये सैलरी जो है, पेंशन जो है, भत्ते जो भी हैं वो भारत की संचित निधि से इनको दी जाती है।
2,80,000 यहाँ पे। अदर जज है इनकी जो है 2.5 लाख यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी भी सैलरी की बात की गई है आर्टिकल 125 में भाई। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनकी जो सैलरी भाई, हाई कोर्ट का जो चीफ जज है उसकी 2.5 लाख होगी, और हाई कोर्ट के जो अदर जज हैं उनकी 2,25,000 जो है सैलरी। और ये कहाँ से दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को? राज्य की संचित निधि से इनको जो है दी जाती है सैलरी। इनके जो भी वेतन भत्ते, जो पेंशन वगैरह होती है, ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की संचित निधि से इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं। लेकिन जो पेंशन की बात करते हैं, पेंशन इनको यहाँ से नहीं दी जाती। ठीक है, राज्य की संचित निधि से पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हरियाणा जो हाई कोर्ट के सभी जो जज हैं, चीफ जज और अन्य जो जज हैं, उनको पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पेंशन जो है इनको दी जाएगी। पेंशन की जब बात आती है तो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जिसमें चीफ जज और अन्य जज आ गए, तो इनको जो पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। बट इनको जो वेतन और जो भत्ते हैं ना, वो जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन है वो भारत की संचित निधि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 126 है, इसमें क्या है भाई, इसमें एक्टिंग जो है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई है। जो भी आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का, उसकी बात की गई है। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो जो कार्यकारी एक्टिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उसकी जगह एक्टिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका बनाया जाता है, और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 127 में क्या है? 127 आर्टिकल में एडोक जजेस की बात की गई है, तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। एडोक जजेस यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में है भाई। एडोक जजेस, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो कोरम है वो पूरा ना हो, तब एडोक जजेस का कॉन्सेप्ट आपका आता है। ठीक है, तो कोरम जब जजों का पूरा ना हो तब एडोक जजेस का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है कि भाई कई बार जजेस का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जजेस छुट्टी लेकर चले जाते हैं, तो जजेस की जो न्यूनतम संख्या होती है उसमें बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एडोक जजेस को अपॉइंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका करता है, और वो राष्ट्रपति की सलाह पर। तो एडोक जो जज है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की सलाह पे। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो जजेस का जो कोरम जो है पूरा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में आपका ये लिया जाता है। तो एडोक जजेस हैं हाई कोर्ट के वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको एडोक जज बना दिया जाता है। तो भाई एडोक जज किसको बनाया जाता है? जो हाई कोर्ट के वो जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको बनाया जाता है एडोक जज। ठीक है, तो एडोक जो जज है उनको सारी पावर दी जाती है। ठीक है, जो भी वेतन भत्ते वगैरह होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की पूरी उनको जो है पावर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो जो एडोक जज है एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज है के बराबर इनको जो है पावर दी जाती है। इनको जो वेतन भत्ते सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज का कोरम पूरा होता है, ये फिर से हाई कोर्ट में भेज दिए जाते हैं। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो जज है आपका उसका कोरम पूरा हो जाता है, जैसे जिसका स्वास्थ्य खराब हो गया था अगर वो ठीक हो गया जाता है, तो एक प्रकार से फिर से जो है इनका कोरम है जैसे ही पूरा होता है तो इसको फिर से हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है एडोक जजेस को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एडोक जजेस का जो कॉन्सेप्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो एडोक जज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 128 में क्या है? रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की नियुक्ति से रिलेटेड है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड है। जैसे हमने देखा है 128 आर्टिकल में फिर जो सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो है जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यहाँ पे। और इनको अपॉइंट कौन करता है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। इनके पास भी जो आपकी पावर वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है। इनको वेतन भी वही दिए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को दिए जाते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाते भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज इनको नहीं माना जाता है,
जो आपके ये होते हैं रिटायर्ड जज जो आपके होते हैं, इनका जो भत्ता है राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है भाई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो भी आपके जो है जज बन सकते हैं, बस शर्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता वो रखता हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज भी क्या बन सकते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। शर्त यह है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई। हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट भी अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय होता है, ओके। तो ये भाई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं DK सर से मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आर्टिकल 129 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपका इसको कहा गया है, अभिलेख न्यायालय जो है कहा गया है। और जो अभिलेख न्यायालय है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो हाई कोर्ट के जो डिसीज़न होते हैं वो अन्य कोर्ट के लिए एज ए फैक्ट माने जाते हैं, एज ए रिकॉर्ड माने जाते हैं, और उन रिकॉर्ड्स को हाई कोर्ट फॉलो करता है। और हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो भी केस है उसमें ये डिसीज़न दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 129 में अभिलेख जो न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है, इसमें जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना की भी बात की गई है। आर्टिकल 129 में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है, मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट की अवहेलना करता है, जानबूझकर कोर्ट की बदनामी करता है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आर्टिकल 129 है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट की बात नहीं मानता, जानबूझकर कोर्ट की बदनामी करता है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ जो है कोर्ट का केस यहाँ पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा जो आर्टिकल 129 उसमें सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय आपका होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन भाई दिए हुए होते हैं, जैसे कोई भी केस हुआ उसने जो डिसीजन सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, तो वो अन्य कोर्ट के लिए एज ए फैक्ट माने जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर जैसे वैसा ही मामला अगर हाई कोर्ट में आ रहा है तो मतलब एज ए फैक्ट मतलब वो माना जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की वो वर्डिक्ट वहाँ पे उस केस में थी, तो वो एज ए फैक्ट माने जाते हैं। एज ए रिकॉर्ड वो माने जाते हैं, और इन रिकॉर्ड्स को हाई कोर्ट जो है वो फॉलो करेगा। और हाई कोर्ट में जो वकील होता है वो इस बात का प्रमाण दे सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भाई उस केस में भाई जो भी केस था उसमें उसने ये डिसीजन दिया था, तो ये आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके माने जाते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट आपका जो फैसला दे देता है तो हाई कोर्ट में वो फैक्ट्स आपके माने जाते हैं। तो हमने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई परिभाषा हमारे संविधान में जो है स्पष्टीकरण के साथ नहीं दी गई है, ठीक है। इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है भाई, ये कोर्ट पर ही डिपेंड करता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो का मामला वो बनेगा या नहीं, कोर्ट डिसाइड करती है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में व्यक्ति के अधिकार क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको डिटेल में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो अधिनियम है 1971 में आपका ये आया। दो तरह के ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, एक सिविल जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में क्या होता है कि भाई व्यक्ति जानबूझकर जुडिशरी की बुराई करता है, उसके जो जजेस के जजमेंट की जो है बुराई करता है, या जानबूझकर न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए किसी बात को प्रकाशित जो है करता है सोशल मीडिया पे, तो इसे जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपराधी कोर्ट की अवमानना कहा जाता है भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सिविल जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट दिया, मान लो उस जजमेंट को कोई फॉलो नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है, तो इसको सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, ठीक है। इसको सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो हमने देखा है इसमें जो सज़ा कितनी होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 6 महीने की इसमें सज़ा होती है, और जो मैक्सिमम भाई 2000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे होता है,
या फिर दोनों भी यहाँ पे हो सकते हैं। 2000 का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा। तो हमने देखा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक आपका केस यहाँ पे एक जो आया भाई, प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया और उस पर ₹1 का जुर्माना यहाँ पे लगाया, हमने देखा। ठीक है, तो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आर्टिकल 215 में आपका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका मामला आर्टिकल 215 में है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इसमें कोर्ट की अवमानना आर्टिकल 129 में है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट का किस में है भाई? 215 में। अगला यहाँ पे आर्टिकल 130 में क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी सीट जिसे हम बेंच कह देते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेन ऑफिस तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, बट इसकी जो बेंच या सीट है वो लखनऊ में है। तो इस प्रकार से सीट ऑफ जो है हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात की गई है 130 में। तो जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई करता है उसी तरीके से जो लखनऊ में हाई कोर्ट भी अपनी सुनवाई कर सकता है। तो ये लोगों की सहूलियत के लिए आपका ये बनाया गया है भाई। ठीक है, तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात की गई है। तो हमने देखा कि हाई कोर्ट की तो अपनी सीट या बेंच होती है, बट सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे पावर्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्षेत्र भाई यहाँ पे कौन कौन सी हैं? एक जो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, दूसरा एपेलेट जुरिसडिक्शन है, तीसरा यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, और चौथा रिट जुरिसडिक्शन, और जो यहाँ पे पांचवा यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये आपकी आरंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, समादेश अधिकार क्षेत्र और यहाँ पे न्यायिक जो है समीक्षा, इन सभी की बात की गई। ये सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ हैं और उनके अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। तो ये भाई हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है भाई। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है हम आपको बहुत ही बेहतरीन उपलब्ध करवाते हैं। आप इस जो है कंटेंट की मदद से मतलब अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।